हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग को पद्मावत के बारे में बताएंगे, पद्मावत के मुख्य मुख्य पॉइंट को बताएंगे। तो पद्मावत क्या है? पद्मावत है पद्मावत है इसको क्या डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने पद्मावत को हिंदी का प्रथम बड़ा काव्य माना है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने पद्मावत को हिंदी का प्रथम बड़ा काव्य माना है। पद्मावत की कथा जो है चित्तौड़ के शासक रत्नसेन और सिंघल देश के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की राजकन्या पद्मावती की प्रेम कहानी पर है। ये किसके किसके बीच है? तो पद्मावत की कथा जो है चित्तौड़ के शासक रत्नसेन, सिंघल देश के राजा गंधर्व सेन और उनकी रानी जो है चंपावती की पुत्री जो है राजकन्या जो है पद्मावती होती है। पद्मावती किसकी पुत्री है? तो कन्या है गंधर्व सेन और रानी चंपावती की प्रेम कहानी पर आधारित है। पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। पद्मावत में कितने खंड हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पद्मावत में कुल 57 खंड है। उपसंहार को जोड़कर इसकी संख्या 58 कर दी जाती है। उपसंहार को जोड़कर इसकी संख्या क्या कर दी जाती है? 58 कर दी जाती है। चूंकि पद्मावत मसनवी शैली में लिखा गया है। पद्मावत कौन सी शैली में है? मसनवी शैली में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पद्मावत कौन सी शैली में है? पद्मावत मसनवी शैली में लिखा गया है। पद्मावत में कितने खंड हैं? पद्मावत में 57 खंड है। 58 खंड कैसे हुए? उपसंहार को जोड़ करके। तो चूंकि पद्मावत मसनवी शैली में लिखा गया है इसलिए इसके सर्गों को खंड कहा जाता है। इसके सर्गों को क्या कहा जाता है? खंड कहा जाता है। पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पना प्रसूत है। पद्मावत का पूर्वार्ध जो है क्या है? कल्पना प्रसूत है, जबकि उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पना प्रसूत है, जबकि उत्तरार्ध क्या है? ऐतिहासिक है। तो पद्मावत को लिखने का मूल ढांचा अभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू के पवनचर्य से लिया गया है। पद्मावत को लिखने का मूल ढांचा अभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू के पवनचर्य से लिया गया है। जैसी पद्मावत में 12 मासा का वर्णन भी कहते हैं किए हैं। पद्मावत के लिखने का मूल ढांचा कहाँ से लिया गया है? अभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू के पवनचर्य से। स्वयंभू की रचना पवनचर्य है ना, तो वहाँ से लिया गया है। जायसी पद्मावत के जायसी जो है पद्मावत में 12 मासा का वर्णन भी किए। जायसी पद्मावत में जो है 12 मासा का वर्णन भी किए। प्रथम माह जो है वो आषाढ़ का होता है। जायसी पद्मावत में 12 मासा के वर्णन का जो प्रथम मास होता है क्या होता है? आषाढ़ था। पद्मावत ग्रंथ का अंगी रस जो है, पद्मावत ग्रंथ का जो अंगी रस है, जो रस है वो श्रृंगार रस है, किंतु इसका अवसान शांत रस में हुआ है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है। पद्मावत में क्या है? प्रकृति का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है, इसलिए इस काव्य को प्रतीकात्मक काव्य भी कहते हैं। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है, इसलिए इस काव्य को प्रतीकात्मक काव्य भी कहते हैं। जायसी का प्रिय छंद हेतुत प्रेक्षा माना जाता है। जायसी का प्रिय छंद क्या माना जाता है? हेतुत प्रेक्षा माना जाता है। इन्होंने 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा है। इन्होंने 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा है। पद्मावत को आधुनिक काल की कामायनी के समकक्ष माना जाता है। पद्मावत को किसके समकक्ष माना जाता है? तो आधुनिक काल की कामायनी के समकक्ष, जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की, उसके समकक्ष माना जाता है। पद्मावत में पात्रों के प्रतीकार्थ है। पात्र जो है 14 भुवन है। 14 भुवन में इनका प्रतीक क्या है? मानव पिंड है। चित्तौड़ जो है वो शरीर का प्रतीक है। सिंघल द्वीप जो है हृदय का प्रतीक है। सिंघल द्वीप क्या है? हृदय का प्रतीक है। उसके बाद क्या है? रत्न सेन जो होते हैं वो मन के प्रतीक होते हैं। और पद्मावती बुद्धि की प्रतीक। नागमती जो है सांसारिक मोह दुनिया का गोरख धंधा है। हीरामन जो है वो, हीरामन एक तोता रहता है ना, वो उसको गुरु माना है। राघव चेतन को शैतान, अलाउद्दीन को माया। पद्मावत के प्रमुख खंड स्तुति खंड है, मानसरोवर खंड है, नागमती सुवा खंड है, राजा सुवा संवाद खंड है, सिंघल द्वीप खंड है, पद्मावती विमोक खंड, रानी रत्नसेन पद्मावती विवाह खंड, नागमती वियोग खंड, नागमती संदेश खंड 31वां है। नागमती पद्मावती विवाद खंड जो है 36वां है। नागमती एवं पद्मावती सती खंड जो है 57वां है। उपसंहार जो है 58वां है। जायसी व पद्मावत के संदर्भ में विद्वानों के मत।
जायसी व पद्मावत के संदर्भ में जो विद्वानों के मत है वो क्या क्या है। जैसे नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य का अनुपम निधि है, ये किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य का अनुपम निधि है, इसको रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोसत्ता की एकता का आभास दिया था। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोसत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी के द्वारा पूरी हुई। रामचंद्र शुक्ल। एक प्रबंध के भीतर शुद्ध भाव रतिभाव के स्वरूप का ऐसा उत्कर्ष पार्थिव प्रतिबंधों से परे होकर आध्यात्मिक क्षेत्र में दिखाई पड़े। जायसी का यही लक्ष्य है। शुक्ल। कमल कुल श्रेष्ठ के अनुसार पद्मावत में प्रेम की जो व्यंजना की गई है उससे जहाँ शरीर पक्ष। कमल कुल श्रेष्ठ के अनुसार पद्मावत में प्रेम की जो व्यंजना की गई उसे शरीर पक्ष। शरीर पक्ष की अवमानना कर सूक्ष्मता की ओर के कार्य कवि की लेखनी चल देती है। वहाँ ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो कवि हमें आध्यात्मिक प्रेम की झांकियाँ दे रहा है। कुमार वर्मा की क्या कथन है। जायसी ने अपने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक अभ्यंजना रखी है, उनकी सारी कथा के पीछे सूफी विद्वानों की रूपरेखा है। राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं, जायसी ने अपने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है, उनकी सारी कथा के पीछे सूफी विद्वानों की रूपरेखा है। डॉक्टर विजयदेव नारायण शाही क्या कहते हैं, पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, पर सुखांत और दुखांत का यह मेल महाकाव्य का एक दर्जा और ऊंचा उठा देता है। बच्चन सिंह। जायसी की अवधि की अर्घान है, इसको नोट में लिख लीजिए कि शुक्ल जी ने रत्नसेन पद्मावती को क्रमशः आत्मा एवं परमात्मा का प्रतीक माना है। शुक्ल जी ने रत्नसेन पद्मावती को जो है क्रमशः आत्मा एवं परमात्मा का प्रतीक माना है। रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम को प्रेम ना कहकर रूप लोभ की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने दी है। तो हेलो एवरीवन, अब बाकी इस पार्ट में इतना ही, बाकी जो बचा है नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट 2 में हम बताएंगे। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो धन्यवाद आप सबको।